वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी फॉर सक्सेस। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ T4 में हम पढ़ाते हैं 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति, भूगोल जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दोस्तों, आज जो है हमारी सीरीज चल रही है 12th क्लास की, जिसमें हम 12th क्लास के इतिहास विषय को पढ़ा रहे हैं। उसी जो है सीरीज़ में हम दूसरे चैप्टर के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं, क्योंकि कल हम इसी चैप्टर के पहले पार्ट के एक वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, जिसे आपने आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम कल के अपने वीडियो का या कल के कहें टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन लेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जाना था कि भारत में जो है वैदिक सभ्यता, चूँकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने छोड़ा था 1900 ईसा पूर्व के पास में, तो अब हमें देखना था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की कालखंड। तो उससे पहले हमने देखा था कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ, कौन सी सभ्यता यहाँ रही। तो इसी क्रम में हमने वैदिक सभ्यता का एक ब्रीफ परिचय लिया था। इसके बाद आगे बढ़ के हम आए थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें हमने जाना था कि महाजनपद क्या थे, कौन कौन से महाजनपद थे और कैसे कालांतर में इन्हीं महाजनपदों से आगे चल के एक साम्राज्य का उदय होना था। उस साम्राज्य के विषय में मैंने आपको बताया था कि वो साम्राज्य था मगध साम्राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, जिसे उसे दो नाम से जानते हैं। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसकी सामरिक स्थिति, यानी कि उसकी जो स्थापना थी वो बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर की गई थी। मगध साम्राज्य की राजधानी जो है पहले राजगृह थी, गिरिव्रज, और फिर उसके बाद आई पाटलिपुत्र। तो मगध की जो राजधानी थी गिरिव्रज, वो जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी पूरी तरीके से, और इसके बाद की जो राजधानी थी यानी कि पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन नदी के जो है जल घेरे के अंदर सुरक्षित थी। इसलिए मगध की जो राजधानियां रही हैं वो ऐसे स्थान पर रही हैं जहां से जो है दुश्मन उन पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। इस स्थिति का मगध को एक बड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो अगला कारक हमें नजर आता है वो होती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। देखिए, आप अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि आप कितने भी सुरक्षित हों, कितने भी आपके पास संसाधन हो और कैसी भी आपकी स्थिति हो, जब तक आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप हाथ खोल कर आगे नहीं बढ़ेंगे। मगध के साथ ये सुयोग्य रहा। बाकी जो 15 महाजनपद थे उनमें कोई इतना महत्वाकांक्षी शासक नहीं हुए, या हुए तो वो उतने सफल नहीं रहे। ये मगध की जो है अपना ही सौभाग्य था कि मगध के जो शासक रहे, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो अजात शत्रु हो, चाहे वो उदयन हो और चाहे परवर्ती शासक हो, ये सभी जो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी क्रम में इन्होंने अपने पड़ोस के राज्यों को जीता, कुछ पर विजय प्राप्त की, कहीं वैवाहिक संबंध बनाए या कहीं आगे चल के मित्रताएं की, और इन सब जो है टेक्निक्स को आगे बढ़ाकर उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया और अपनी शक्ति में वृद्धि की। इसके साथ ही जो है मगध की सेना जो है इस जो है साम्राज्य के प्रसार में एक बड़ी स्थिति में रही। मगध की सेना जो है, आप जानते हैं कि मगध गंगा के मैदानों में स्थित था। गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम थे, इसलिए मगध की सेना भी बड़ी थी। इसके अलावा मगध का जो है आर्थिक स्थिति ठीक थी, और आर्थिक कारक ने उतनी बड़ी सेना के मेंटेनेंस को संभव बनाया, और मगध ने अपनी बड़ी सेना के दम पर जो है उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। आगे का जो कारक हम देख रहे हैं स्लाइड पर, वो है विस्तृत कृषि भूमि। आपको मैंने बताया है कि मगध साम्राज्य गंगा के मैदानों में स्थित है। गंगा का मैदान भारत का जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, और आज भी भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से इसकी गिनती होती है। इस क्षेत्र में मगध साम्राज्य की अवस्थिति ने इस बात को सुनिश्चित किया कि मगध में कभी भी खाद्यान्नों की कमी नहीं हुई, और अधिशेष उत्पादन ने मगध को जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। तो मगध की सेना भी मजबूत, मगध के राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है उनके शासकों की सैनिक मजबूती और विस्तृत कृषि भूमि ने उन्हें एक एज प्रदान कर दिया, और इसी एज के चलते वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मगध के जो है पड़ोस में ही बंगाल का क्षेत्र स्थित है, और उस बंगाल और असम के क्षेत्र से
उन्हें हाथी मिल जाते थे। हाथी जो है सेना में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हाथी पर बैठे हुए शत्रु को मारना एक बड़ा ही जो है कठिन कार्य होता है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है और वो वहां से सब कुछ देखकर किसी को भी मार सकता है। तो ऐसे जो है लकड़ी और इसके अलावा मगध के क्षेत्र में जो है लोहा और तांबे की भी बड़ी उपलब्धता थी। मगध के जो सेना के हथियार थे वो बड़े ही आधुनिक थे, क्योंकि मगध क्षेत्र में लोहे की उपस्थिति थी और लोहे के जो हथियार होते थे वो अन्य परंपरागत हथियारों की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते थे, ज़्यादा रिलायबल होते थे और ज़्यादा मारक क्षमता वाले होते थे। इन्हीं सब कारणों के चलते मगध ने एक जो है बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और मगध में जो है स्थिति बड़ी अच्छी रही। मगध के शासक भी बड़े ही जो है महत्वाकांक्षी रहे, विजयी रहे। अगर मैं बात करूं मगध के सबसे पहले शासक की जिन्हें हम जानते हैं वो है बिम्बिसार। बिम्बिसार ने काशी की जो है पड़ोसी थी कौशल, कौशल की राजकुमारी महाकौशला से बिम्बिसार ने विवाह किया। इसके अलावा क्षेमा और अन्य भी उसकी कई सारी पत्नियां थीं। ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार की लगभग 500 पत्नियां थीं। इन सब वैवाहिक संबंधों से मगध को एक जो है सपोर्ट मिला और सपोर्ट ने आगे चल के मगध को आगे बढ़ाया। इन्हीं बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु के विषय में आपको बता दूं कि अजातशत्रु ने कौशल से लड़ाई करी, अपने ही मामा को जो है जो था प्रसेनजित उसके विरुद्ध युद्ध किया, युद्ध में हारा और युद्ध में ना सिर्फ हारा बल्कि हारने के बावजूद उसने जो है एक संधि की। इसके चलते जो है काशी और कौशल के साथ मगध के संबंध अच्छे हो गए और साथ ही प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ कर दिया। इससे भी अजातशत्रु को एक एज मिला और अजातशत्रु ने जो है कई सारे गणतंत्रों पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि एक बार तो उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा था महात्मा बुद्ध के पास में कि इन गणराज्यों पर मैं कैसे विजय प्राप्त करूं। कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा था कि अगर इन गणराज्यों पर विजय प्राप्त करने हैं तो तुम्हें इन पर सीधे युद्ध थोपने के बजाय इन्हें अंदर से तोड़ना चाहिए। और जो है मजे की बात यह है कि अजात शत्रु ने इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करके कि अंदर से तोड़ो, इनकी एकता को भंग करो, क्योंकि जो गणराज्य थे उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी एकता। अजात शत्रु ने इन गणराज्यों में कई सालों में सेंधमारी करके उन्हें जो है तोड़ दिया अंदर से और बाद में उन पर कब्जा कर लिया। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हम देखेंगे कि जो है काफ़ी सारे वंशों ने मगध पे साम्राज्य किया, मगध से शासन चलाया, जिसमें सबसे पहला हर्यंक वंश था जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे। हर्यंक वंश में हम देखते हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, बिम्बिसार, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन। हर्यंक वंश के बाद जो है सत्ता संभाली शिशुनाग वंश ने और शिशुनाग वंश कुछ समय तक शासन करने के बाद मगध का आधिपत्य संभाला नंद वंश ने। जी हाँ, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी और इसी के वंश का वो शासक था जिसे घनानंद कहा जाता है। घनानंद ने जो है माना जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा जनता पे कर लगाए, जनता इसके शासन में खुश नहीं थी और एक ब्राह्मण जो है चाणक्य, जी हाँ, चाणक्य का दरबार में बहुत ही अपमान किया था घनानंद ने और इस अपमान से पीड़ित होकर चाणक्य ने इस बात की प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं नंदवंश को समूल नाश नहीं कर देता तब तक जो है अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इसी क्रम में चाणक्य की मुलाकात होती है चंद्रगुप्त नाम के एक लड़के से, जो कि मुरा जो है मुरा का लड़का था। चाणक्य उस लड़के को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बंदा आगे चल के एक बहुत ही बड़ा राजा बन सकता है। चाणक्य उसे अपने साथ ले लेते हैं, उसे ट्रेन करते हैं और वापस आते हैं। बाद में चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों मिलकर नंद वंश पर जो है हमला कर देते हैं और नंदों को हराकर उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं और एक नए वंश की नींव पड़ती है जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। इस मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे महान शासक अशोक को और अशोक के बाद हम शुंग वंश पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, शुंग वंश वही है जिसे पुष्यमित्र शुंग ने बसाया था और उसी का लड़का था अग्निमित्र, जिसके विषय में हम कालिदास की एक रचना देखते हैं मालविकाग्निमित्रम। जी हाँ, और उसके बाद आता है कण्व वंश और यहाँ तक पूरा जो है मगध साम्राज्य पर आप देख सकते हैं कि 6 राजवंशों ने शासन किया और इसके बाद एक और राजवंश इसमें ऐड हो जाता है जिसे कहते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन शासकों ने भूमि दान की परंपरा को प्रारंभ किया और सातवाहन शासकों को मूलतः इसी परंपरा के लिए शायद सबसे ज़्यादा जाना जाता है।
आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। तो मौर्य साम्राज्य के यदि हम शासकों की चर्चा करें तो मौर्य साम्राज्य में जो है ये 3 शासक क्रम से रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के बाद कुणाल भी इसी क्रम में रहा। परंतु देखें तो फिर एक लंबा गैप में नजर आता है, जिसके बाद हमें अंतिम शासक के बारे में जानकारी मिलती है कि वो बृहद्रथ था। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मुरा नाम की जो है महिला का लड़का था, और ऐसा माना जाता है कि मुरा मोर पालने वाले जो है गांव की थी, और शायद वो गांव मुरैना था। जी हाँ, मुरैना वही जहाँ ये मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना। मध्य प्रदेश के अगर आप उत्तरी हिस्से में देखेंगे तो आपको मुरैना जिला मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने अपने साथ ले जाकर तैयार किया, उसे जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया, उसे सैनिक तथा अन्य शिक्षाएं दी, और उसके पश्चात मौर्य वंश को जो है स्थापित करवाया, नंद वंश को हटवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में प्रशासन का बड़े ही अच्छे तरीके से संचालन किया और अलग अलग जगह विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों में जो सबसे महत्वपूर्ण विजय है वो है सेल्यूकस निकेटर के ऊपर विजय। आप जानते हैं कि नंद वंश के काल में जब 323 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब वो भारत पर आक्रमण किए बिना ही वापस लौट गया था, और सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर का साम्राज्य 3 सेनापतियों में बंट गया, और उसका जो तीसरा सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को जो है भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र मिला था, और इस क्षेत्र पर शासन करने के क्रम में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में जो है एक करारी मार दी, और इस हार के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अराकोसिया, जेड्रोसिया जैसे क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को समर्पित कर दिए, तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के संबंधी और मित्र बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। इससे पहले मैं आपको एक हल्की सी कहानी सुनाता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम क्षणों में जो है मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था, और जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन विद्वान भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया था, जहां श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे लोग जो भद्रबाहु के साथ वो जैन साधु जो है चले गए थे, वो दिगंबर कहलाए, और जो वहीं बने रहे वो श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। आप जानते हैं कि जैन लोग जो है दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र घूमा करते हैं, तो जो निर्वस्त्र घूमते हैं अब वो दिगंबर कहलाते हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन है वो यहीं से हुआ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आया अशोक। अशोक जी हाँ, वही सम्राट अशोक है जिसके विषय में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और भारत का जो वर्तमान राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ से ही प्रेरित है। अशोक के बाद कुणाल आया, और कुणाल के बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि कमजोर शासक आए, और अंतिम शासक था बृहद्रथ। जी हाँ, बृहद्रथ की हत्या उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, और मौर्य वंश के स्थान पर स्थापित हुआ शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद हम देखेंगे कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। इसके बाद अब हम जानते हैं थोड़ा अशोक के विषय में। तो मौर्य सम्राट अशोक सबसे प्रतापी शासकों में से एक है। माना जाता है कि अशोक जो है भारतीय इतिहास में एक चमकता सितारा है, जहां अन्य सम्राटों ने एक साम्राज्य बनाया, विजय की, प्रशासन किया, कुछ समय तक उनकी कीर्ति रही और फिर वो नष्ट हो गई, परंतु अशोक की कीर्ति जो बनी है वो आज भी उसी तरीके से चली जा रही है, और अशोक की कीर्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब हम अशोक के विषय में जानेंगे अपने अगले वीडियो में, तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और T4 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।